मोमेंट्स पर प्रेजेंटेशन में खुशामदीद। और अगर आप हैरान हो रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता देता चलूँ कि ये हम पहले भी मोमेंट्स को कवर कर चुके हैं और शायद आपने इसको पहचाना ना हो, लेकिन हम मैकेनिकल एडवांटेज और टॉर्क के तहत हम इसको मोमेंट्स को कवर कर चुके हैं। बस सिर्फ इतना है कि हमने इसको नाम नहीं बताया था, और मेरा ख्याल है कि शायद पिछली वीडियो में जो मैंने टॉर्क पर की थी कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, बहुत पेचीदा बना दिया था मैंने इस चीज़ को। और मेरा ख्याल है कि अब मैं थोड़ी सी उस तरह से कवर करने की कोशिश करूंगा जिस तरह कि आपके स्टैंडर्ड फिजिक्स क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है, खास तौर पर उस वक्त जबकि आपको कैलकुलस ना बताई जाए, यानी कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ना हो। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा था मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि मैं मोमेंट के हवाले से कवर कर चुका हूँ, और टॉर्क जो है हम उस पर बात कर चुके हैं। तो मोमेंट जो है दरअसल वो टॉर्क ही होते हैं, बस ये एक और नाम है टॉर्क का जिसको हम मोमेंट्स कहते हैं, और इसमें वही सब कुछ होता है जो कि टॉर्क में होता है। यानी फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक पिवट पॉइंट है, यानी कि फलक्रम है, एक हिंज है, और आप इसको सी सॉ की तरह से, बच्चों का जो झूला होता है उसकी तरह से तस्वुर कर सकते हैं। ये एक सी सॉ मैंने बनाया, और इस पर मैं एक तरफ ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहां पर ये जो टॉर्क है, जाहिर बात है कि आपको पता है कि हम टॉर्क में जब बात करते हैं तो हम उस फोर्स की बात करते हैं जो परपेंडिकुलर होती है और इसको इस फलक्रम के गिर्द घुमाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका जो फासला है हिंज से या पिवट पॉइंट से, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फासला है, इसको हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो ये जो फासला है इसको हम डी कहते हैं, और ये फोर्स होती है, ये हमेशा हम इसको परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं जो इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लीजिए मैं इसको कहता हूं ये F1 है, और ये जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म जो है ये D1 है, और जाहिर बात है कि टॉर्क जो होगा वो F1.D1 होगा, क्योंकि ये जो है ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये मोमेंट आर्म कहलाएगा, मोमेंट आर्म। और इसको बात औक़ात लीवर आर्म भी कहा जाता है, और सिंपल मशीन की जब हम बात करते हैं और इस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं, और टॉर्क में भी मैंने यही बताया था कि इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। खैर, तो ये एक पहली फोर्स है जो कि टॉर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके बिल्कुल मुखालिफ दूसरी तरफ एक और फोर्स है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश कर रही है, यानी इस तख्ते को या सीसॉ को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कोई और फोर्स लगाई, ये फोर्स जो है ये इसको घुमाने की इस तरफ कोशिश कर रही है। तो अब इसको घुमाने से रोकने के लिए या इसको साकिन हालत में रखने के लिए मैं एक और फोर्स लगाता हूं जो कि काउंटर क्लॉकवाइज होगी और इसे घूमने से रोकेगी। इसको, ये फोर्स F2 है, और इसका जो मोमेंट आर्म है वो D2 है, यानी कि इसका जो फासला है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो D2 है, और ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। तो लॉ ऑफ मोमेंट्स हमसे क्या कहता है, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, तो लॉ ऑफ मोमेंट्स, लॉ ऑफ टॉर्क भी कह सकते हैं, वो ये कहता है कि इन दोनों मोमेंट्स का जो सम है वो 0 होना चाहिए, यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी तो हमें नेट टॉर्क 0 मिलेगा। नेट टॉर्क 0 मिलेगा, यानी कि किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं होगी। F1D1 जो है वो F2D2 के बराबर होना चाहिए, यानी F2D2 माइनस F1D1 जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नेट टॉर्क जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। काउंटर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कहते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कहते हैं, और मैं बार बार असल में कंफ्यूज हो जाता हूं नेगेटिव और पॉजिटिव क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज से, तो मैं इसके लिए पेशगी माजरत चाहूंगा। तो कन्वेंशन जो है वो ये है कि ये जो रोटेटिंग फोर्सेस होती हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इस बात को समझने का बेहतर तरीका ये होगा कि हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सॉरी, मैं ये ग्रीन से इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि सारे का सारा ही जो है ये सब यहाँ से जो चीज़ें हैं ये मिटा दूँ, और एक प्रॉब्लम के ज़रिए इस लॉ ऑफ मोमेंट्स को समझने की, या यूँ कहिए कि आपको समझाने की एक कोशिश करूँ। ये मेरे पास एक वही सी सॉ वाला तख्ता है, और जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, सारे के सारे टॉर्क्स का जो मजमुआ है वो 0 होना चाहिए, और
यही प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई होगा। ये मेरे पास फुलक्रम है, पिवट पॉइंट है, और यहां मेरे पास ये इस तख्ते के एक तरफ या लीवर के एक बाजू जो है इस तरफ मैंने ये एक मास रख दिया ताकि थोड़ा सा आपको रियल लाइफ का वो हो, एहसास हो। ये इसका जो मास है, ये मास 5 kg का मास मैंने रखा, और आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम 9.8 की जगह 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं ताकि हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ये फोर्स 5 kg की, यानी कि 50 न्यूटन की फोर्स है इस पे, 5 × 10। तो ये जो इसका वेट है वो 50 न्यूटन वेट है, ये डाउनवर्ड कोशिश कर रहा है, यानी कि इसका जो फासला है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो 10 मीटर है, 10 मीटर का फासले पर है। और दूसरा मैं 25 किलोग्राम नहीं, 25 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा मास हो जाएगा, मेरा ख्याल ये कि बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इसको सिर्फ 10 किलोग्राम्स का मास यहाँ ये 10 किलोग्राम्स का मास मैं ले लेता हूँ। ये 10 किलोग्राम्स आ गया, और मैं इसे इस फुलक्रम से या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतने फासले पर रखना चाहता हूं कि इस 5 किलोग्राम के मास से जो पड़ने वाली फोर्स है उसको कंप्लीटली ऑफसेट कर दे, बिल्कुल बराबर कर दे, ताकि ये तख्ता जो है ये रोटेट ना हो। और हाँ, ये जो हम डिस्टेंस लेंगे ये सेंटर ऑफ मास से लेंगे, तो 10 किलोग्राम का जो सेंटर ऑफ मास है ये यहां पर होगा, और इसकी जो वेट होगा ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, यानी कि ये तख्ते को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, और ये 100 न्यूटन इसकी ये वेट जो होगा, यानी कि ये फोर्स जो होगी वो 100 न्यूटन होगी। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये तख्ता ना तो क्लॉकवाइज घूमे और ना काउंटर क्लॉकवाइज घूमे, बल्कि अपनी जगह पर स्टैटिक रहे, तो फिर क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए 50 न्यूटन जो लेफ्ट वाली जो फोर्स है, जो कि इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, जो कि इसका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर्स है, ये बराबर होना चाहिए इस 100 न्यूटन फोर्स और इसके डिस्टेंस मैंने सॉरी नहीं लिखा, ये डिस्टेंस को मैं सपोज कर रहा हूं कि ये डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस जो ये d है, ये d है डिस्टेंस। तो 100 न्यूटन टाइम्स d, और ये बराबर हो जाएगा 50 × 10 500 न्यूटन मीटर्स, बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन टाइम्स d 100, सॉरी ये 100 है, इसको जरा सही से पढ़िएगा। इसको मैंने दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 50, सॉरी ये कितना आ जाएगा मेरे पास 100, तो ये 5 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। जी हाँ, ये आप एक बहुत प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है जो आप प्लेग्राउंड में आमतौर पर जब आप झूला झूलते हैं सीसॉ पर, तो ये आप इसके जरिए मालूम कर सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस तरह से आप अगर एक ज़्यादा वेट को करीब रखें या कम वेट को ज़्यादा दूर रखें, तो आप दोनों फोर्सेस को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। बहरहाल एक और प्रॉब्लम की तरफ आइए। अब मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को पेचीदा करने जा रहा हूं, कॉम्प्लिकेट करने जा रहा हूं। ये मेरे पास एक बार फिर वही सी-सॉ वाली एग्जांपल है, लेकिन अब की बार मैं मास नहीं रखूंगा, बल्कि मैं यहां पर फोर्सेस की बात करूंगा। ये मेरा पिवट पॉइंट है, और पिवट पॉइंट के बाद ये जनाब ये फोर्सेस हैं। ये एक फोर्स है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रही है। 10 न्यूटन की फोर्स है ये, और ये 0 है, और इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट्स है। ये यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, बहरहाल हम इसको मीटर्स भी कह सकते हैं। और दूसरी जो फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, यानी कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने की, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रही है, ये 6 यूनिट्स लेफ्ट पर है, यानी कि -6 पर है इस 0 से। ये एक और फोर्स है जो कि इसको फिर क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रही है, और ये जो है 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। दूसरी तरफ मेरे पास एक फोर्स जो मौजूद है, और मैं क्योंकि इसको बहुत तेजी से करना चाह रहा हूं, तो ये एक फोर्स और है जो इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। और चलिए ये 6 न्यूटन से थोड़ा सा मैंने एक अलग ले लिया, और इसका जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है। अब मुझे यह मालूम करना है कि ये जो एक फोर्स जिसको मुझे नहीं पता कि मैं अपवर्ड लगा रहा हूं या डाउनवर्ड, लेकिन एक फोर्स जो कि मैं लगा रहा हूं वो कितनी होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा तख्ता जो है ये घूमे नहीं, ये रोटेट ना करे अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। तो इस फोर्स को मैं ये काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये फोर्स जो है ये कितनी होनी चाहिए कि नेट टॉर्क इन सारी की सारी फोर्सेस का जो है वो 0 हो जाए, यानी कि ना तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में घूमे ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। अब मैं ये देखता हूं कि
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज हैं। ये 10 न्यूटन वाली है, 50 न्यूटन वाली है। ये दो फोर्सेज हैं जो कि इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही हैं, और क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही हैं। और इस फोर्स को मैं अस्यूम कर सकता हूं, सिर्फ अस्यूम कर रहा हूं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। अब काउंटर क्लॉकवाइज में एक फोर्स 5 न्यूटन वाली, दूसरी है 6 न्यूटन वाली, और ये जो अस्यूम्ड फोर्स है जिसको मैंने F का नाम दिया है, ये भी इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। अब लॉ ऑफ मोमेंट आपको मालूम होगा कि सब का सब, अगर ये नहीं घूमेगा, ये जो चीज है फलक्रम के गिर्द नहीं घूमेगी, तो सारे के सारे काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे टॉर्क्स जो है वो बराबर होने चाहिए। यानी 10 टाइम्स 8 इज 8, प्लस ये क्लॉकवाइज रोटेशन वाला है, प्लस 50 टाइम्स ये 50 टाइम्स 6 इसको बराबर होना चाहिए ये क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं एक गलती मैं कर गया हूं यहां पर, सॉरी। ये 5 टाइम्स 6 5, ओह हाँ, ये गलती मुझे नजर आ गई। ये 50 न्यूटन वाली जो फोर्स है, इसका जो डिस्टेंस है, ये मेरा ख्याल है कि शायद मैंने ये शायद 2 ही लिखा था, 2 लिखा था मैंने। तो ये 50 टाइम्स 6 नहीं है, सॉरी, ये जो है मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, परेशान ना हो। तो मैं माजरत चाहूंगा इस चीज के लिए। तो ये जो मेरे पास मोमेंट्स हैं, ये क्लॉकवाइज 10 न्यूटन वाला फोर्स क्लॉकवाइज है, और 50 न्यूटन वाली फोर्स जो है वो भी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रही है। और इसमें दोनों के फासले हमें मालूम है, एक 8 यूनिट दूर है और दूसरी जो 2 यूनिट दूर है। अब हम काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की तरफ आते हैं। ये 5 न्यूटन वाली जो फोर्स है, इसका जो डिस्टेंस है वो 6 है। इसका जो मोमेंट आर्म जो है वो 6 यूनिट्स है, और दूसरी जो फोर्स जिसको घुमाने की कोशिश करी है वो 6 न्यूटन्स की है, और ये 3 यूनिट्स दूर है। और F जो है, ये हमें नहीं मालूम ये फोर्स कितनी है। और फर्ज कर लीजिए कि हम ये कहते हैं कि ये जो है, ये फासला मोमेंट आर्म जो है इसका, ये 10 मीटर्स है फलक्रम से। तो F टाइम्स 10 हो गया। तो ये 80 प्लस 100 बराबर हो जाएगा 5 के 30 और 6 या 18 प्लस 10F। तो अब ये हो जाएगा 180 में से आप 48 निकालेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10F। तो 180 में से 48 आप निकालेंगे तो ये 132 इज इक्वल टू 10F। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो F बराबर हो जाएगा 13.2 न्यूटन। यानी कि ये जो फोर्स है इसे काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, ताकि ये इस फोर्स को, सारी की सारी फोर्सेस को ऑफसेट कर सके और नेट टॉर्क हमें 0 हासिल हो जाए। मैं मादरत एक बार फिर आपसे चाहूंगा कि मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बार बार मिक्सअप कर देता हूं, लेकिन अब मैं जरा सा सहूलत के लिए लिख दूं कि ये जो फोर्सेज है 10 न्यूटन वाली और ये 50 न्यूटन वाली जो है, ये क्लॉकवाइज हैं। अगर बीच में मैंने कहीं कोई गलती कर दी हो तो उसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। ये जो 2 फोर्सेज हैं ये क्लॉकवाइज हैं, और बाकी ये जो 3 फोर्सेज हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज हैं। ये 10 न्यूटन वाली और ये 10 मीटर के फासले वाली F जो अभी हमने मालूम की, ये भी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज है। और ये 5 न्यूटन वाली दूसरी तरफ, और ये इसी तरफ जो 6 न्यूटन वाली जो फोर्स है ये भी जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज है। बहरहाल मैं माजरत चाहूंगा, मैंने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के चक्कर में, लेकिन उम्मीद है कि ओवरऑल मैसेज आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी टॉर्क्स हैं या जितने भी मोमेंट्स हैं उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे के बराबर